आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 411। अब आप लोगों के सामने लाई जा रही है एक ऐसी चीज जिसे देखकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। वह ये कहता है और उसके पीछे से नौकर एक पर्दे से ढककर कुछ लेकर आ जाते हैं। ये लोग उस चीज को स्टेज पर रख देते हैं और वापस चले जाते हैं। उस पर्दे के उठने के आकार से ही पता चल रहा था कि यह कुछ बहुत ही विशाल चीज है। वह व्यक्ति कहता है, तो पेश है आप लोगों के सामने एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति का एम्पर स्तर का जानवर, यूनिकॉर्न। वह ये कहते हुए उस पर्दे को हटा देता है। जैसे ही वह पर्दा हटता है, एक घोड़े जैसा जानवर बाहर आ जाता है। ये जानवर दिखने में पूरी तरह से घोड़े जैसा था, बस गुलाबी रंग के बाल थे, सफ़ेद रंग की खाल थी और सिर पर एक लकड़ी जैसे रंग का सिंग लगा हुआ था। वह भले ही उस जगह पर मृत पड़ा था, लेकिन उसके अंदर से अभी भी खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। हमारे दल को ये पूर्वी इलाके में एक गुप्त गुफा से मिला था। ये पूरी तरह से जम चुका था, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही ताकतवर लाइफ फोर्स रिलीज कर रहा था। हमने हर तरह के हथियार का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन इस पर किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं हुआ। कोई 3 सितारा एम्पर भी इसे क्षति नहीं पहुंचा पाया है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो हम ये चीज़ नीलामी के लिए रख रहे हैं। इस चीज़ की नीलामी करने के लिए आप लोगों को धन की ज़रूरत नहीं, बल्कि कुछ लुभावनी चीज़ें पेश करनी होंगी। हमारे बॉस को जो भी चीज़ पसंद आएगी, उसके बदले में यह चीज़ बदल दी जाएगी। वह बूढ़ा आदमी आगे अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है। सभी लोग उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इस सामान का जिक्र उस सूची में नहीं किया गया था, बल्कि इसकी जगह पर केवल एक चिन्ह बना हुआ था। सभी दल आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। आपको बता दूं कि एक एम्पर स्तर के जानवर की खाल का इस्तेमाल शील्डेड कपड़े, डिफेंसिव चीज़ों को बनाने में हो सकता है, तो वहीं पर उसके रक्त का इस्तेमाल बहुत से टॉनिक बनाने में हो सकता है। एक एम्पर स्तर के योद्धा की मृत काया भी एक छोटे दल को एक स्तर 2 की ताकत बनने में मदद कर सकती है। इससे ये साफ जाहिर था कि वहाँ पर मौजूद हर एक आदमी इस चीज़ को चाहता था। जय भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसकी सोच बाकियों से हटके थी। वह उस जानवर के बारे में नहीं सोच रहा था। जब वह जानवर पहली बार उसके संपर्क में आया था, तभी उसने उसके बारे में कुछ अजीब देखा था। उसकी लाइफ एनर्जी धीरे धीरे सोखी जा रही है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी एम्परर आइज के सामने ये पर्दा कुछ भी नहीं था। वह उस जानवर के मैजिक क्रिस्टल वाली जगह पर एक मोती को देखता है जो कि चमक रहा था। वह उसे साफ नहीं देख पाता है। गॉडफादर उससे कहते हैं, अगर तुम चाहो तो इसे पाने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यह अपने अंदर एक जीवित योद्धा को समेटे हुए है, जो कि आगे चलकर तुम्हारा माउंट बन सकता है। जो योद्धा ये समेटे हुए है वह कोई साधारण जानवर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शाही प्रजाति से आता है। इस प्रजाति की तुलना तुम फीनिक्स, ड्रैगन, मयूर या फिर हेवनली टाइगर से कर सकते हो। जय गॉडफादर की बात सुनकर हैरान हो जाता है। वह फिर सोच में पड़ जाता है कि इस शरीर के बदले वह क्या दे सकता है। वह अपनी स्टोरेज रिंग को छानता है और देखने लगता है कि क्या उसके पास कुछ है ऐसा जो कि वह उस बॉस को दे सकता है। इस चीज़ को हासिल करने के 2 तरफा फायदे थे। पहला तो वह उस जानवर की हड्डियों का इस्तेमाल कर आखिरकार रीना के लिए तैयार कर रहे हथियार को इंपीरियल स्तर पर पहुंचा पाएगा और अपने और वैशाली जैसे हथियार में बदल पाएगा, और दूसरा वह अपनी इस भारी तलवार जो कि स्तर 5 पर है उसे भी अपग्रेड कर पाएगा, और एक ताकतवर माउंट की मना कौन कर सकता है। ये रहा। वह अचानक से कहता है। उसकी नज़र एक चीज़ पर जाती है। जितना कि उसने सुना था कि इस नीलामी घर का मालिक एक 2 सितारा एम्पर है, लेकिन वह दुनिया के उसूलों से अभी तक ये जान चुका था कि असली ताकत कोई भी नहीं बताता है। इसलिए वह अपनी स्टोरेज रिंग से एक 3 सितारा एम्पर को अगले स्तर और अपनी मार्शल सॉल की ताकत बढ़ाने के लिए जिस पिल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि स्ट्रेंथनिंग पिल को निकालता है। इसके साथ ही वह एक फॉर्मेशन को निकालता है जो कि इस सिटी को विकसित करने में मददगार साबित हो सकती थी। अगर यह व्यक्ति अच्छी तरह से सोचता होगा तो वह इन चीज़ों की मनी नहीं करेगा। वह उन दोनों चीज़ों को उस यंत्र में दर्ज करता है और भेज देता है। इसी समय बाकी के लोगों ने भी सामान भेजे थे। डार्क ड्रैगन फौज ने एक ड्रैगन ब्लड की बूंद भेजी थी। स्लेयर टेंट के यंग मास्टर ने 10 सुंदर लड़कियां जो कि बस दिखावा थी, उसके साथ ही एक कीमती पिल भेजी थी जो कि एक एम्परर को कुछ पल के लिए सुप्रीम एम्परर स्तर की फाइटिंग पावर दे देती है। वहाँ पर मौजूद बॉस भी इन चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान फालतू की चीज़ों की बजाय एक पिल और एक कागज़ का टुकड़ा खींचता है। ये जय द्वारा भेजी गई थी। वह उस कागज़ के टुकड़े को देखता है और फिर उस पिल को देखता है, और इसके बाद वह उन दोनों चीज़ों को वापस रख देता है। अपने बेटे की नज़रों को देखकर वह समझ जाता है कि वह स्लेयर टैंक्स हंटर ग्रुप के गिफ्ट से खुश हो रहा है। ये देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन में अपने बच्चे के लिए प्यार भी था। वह अब असमंजस में पड़ जाता है। उसके लिए एक तरफ पूरी सिटी और आगे का विकास पड़ा था, तो दूसरी ओर अपने बच्चे की खुशी थी। जय इस बात से अनजान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह जानता था कि अगर सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं होगा तो वह उसी की चीज़ों को चुनेगा।
कुछ देर बाद फैसले की घड़ी आती है और वह व्यक्ति जो कि स्टेज पर खड़ा हुआ था कहता है, तो इस चीज को हासिल करने वाले व्यक्ति हैं हमारे मेहमान जो कि कमरा नंबर 500 में हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई चीजों के लिए मालिक की तरफ से धन्यवाद। और हाँ, स्लेयर टैंक्स के यंग मास्टर, आपकी डील एक और ट्रीजर के बदले की जा सकती है जो कि एक एम्परा पिल है। आपके पिता ने पिछली बार उसके प्रति इच्छा जताई थी, तो हम आपको आपके द्वारा प्रस्तुत की गई चीजों के बदले वह पिल दे सकते हैं। जब इब्राहिम ये सुनता है तो वह हल्का सा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कहता है, जी नहीं, अगर ये चीजें इसके बदले नहीं ली जा सकती हैं तो मैं किसी और चीज को नहीं चाहूंगा। बाकी की बात हम अंत में कर सकते हैं। उसका मतलब साफ था कि वह अंत में चर्चा करेगा। जय के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, वह भी समझ रहा था कि किस तरह की चर्चा की जाएगी। सभी के सामान उनकी जगहों पर वापस आ जाते हैं, केवल जय के सामान वापस नहीं आते हैं। कुछ समय बाद उसके कमरे में वह काया लाई जाती है। वह उसे अपनी स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। वह चीज़ जो कि जीवन ऊर्जा को चूस रही थी स्टोरेज रिंग में रुक जाती है, लेकिन उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जानकर वह राहत की सांस लेता है। लेकिन जब वह उस चीज़ को रख रहा था तो उसके भीतर से एक बहुत ही ताकतवर चाहत को उसने महसूस किया था जो कि उसी की तरफ थी। वह सही से तो महसूस नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद वह भावना उसे महसूस नहीं होती है, इसलिए वह उस पर ध्यान नहीं देता है और आगे की चीज़ों की बोली शुरू हो जाती है। इन चीज़ों में से किसी में भी जय को कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। तो अब आप लोगों के सामने पेश की जा रही है एक सुंदर बला। फॉक्स ट्राइब जो कि बर्बाद हो गई थी, हमें उस जाति की राजकुमारी मिली है जो कि बला की खूबसूरत है। जो भी योद्धा इस गुलाम को पाना चाहते हैं वे बोली लगा सकते हैं। ये हमारा आश्वासन है कि अभी तक इसे किसी के द्वारा छुआ तक नहीं गया है और वह पूरी तरह अछूत है। वह बूढ़ा आदमी लालची नजरों के साथ कहता है, अगर उसका बस चलता तो वह पहले अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करता, लेकिन उसके मालिक ने जो नियम बनाए हैं वह उनको नहीं तोड़ सकता था। जब रूबी जो कि कमरा नंबर 407 में बैठी थी ये देखती है तो वह गुस्से से भर जाती है। वह कहती है, कितने कमीने लोग हैं इस तरह किसी इंसान की जीव की नीलामी कर रहे हैं और वो भी इतनी घिनौनी भाषा में। उसका भाई जो कि पास में ही खड़ा हुआ था अपनी बहन की बात को सुनता है और कहता है, बहन तुम्हें समझना होगा कि ये दुनिया कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर कमजोर को बस एक आनंद की वस्तु समझा जाता है। अगर फॉक्स ट्राइब होती तो फिर ये लड़की कोई इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अभी तक वह लड़की स्टेज पर नहीं लाई गई थी, लेकिन सभी ने मन ही मनुष्य की कलाकृति बना ली थी। वह बूढ़ा आदमी अपना हाथ हिलाता है और एक पिंजरा जो कि लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था लाया जाता है। उस पिंजरे के भीतर एक सुंदर लड़की थी। वह सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। जय उसे देखता है तो वह भी हैरान हो जाता है। उसकी सुंदरता हालांकि वैशाली और रीना से थोड़ी कम ही थी, लेकिन इस लड़की की अपनी अलग ताकतें थीं, जैसे एक प्यारी आभा, क्यूट कान इत्यादि। वह भी एक पल को आकर्षित हो जाता है। वह अपने इस आकर्षण से बाहर निकलता है और नीचे मौजूद लोगों की तरफ देखता है। नीचे मौजूद सभी के सभी जब उस लड़की को देखते हैं तो उनके मुंह से लार को साफ देखा जा सकता था। ड्रैगन लोगों के उस कमरे में रूबी उस लड़की की तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र अपने भाई पर पड़ती है। वह उसे एक मुक्का मारे बिना नहीं रह पाती है। वह कहती है, तुम औरों से कम थोड़ी हो। अरे नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो, मैं तो उसे खरीदकर उसे आज़ाद करने की सोच रहा था। रूबी लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे एक चींटी काटती है। वह बूढ़ा आदमी कहता है, ये लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो लेकिन केवल एक लड़की है, और जितना मैं योद्धाओं को जानता हूँ कि ये केवल उनके मजे की चीज़ें हैं, तो इस जगह पर हम ज़्यादा नहीं रुकते हैं और बोली की शुरुआत करते हैं। आप अपने हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर एक बोली में 10 सनस्टोन्स का अंतर जरूरी है। उसके इतना कहते ही हर जगह से बोली शुरू हो जाती है। एक फॉरेन रेस की लड़की को कौन छोड़ेगा, लेकिन ऊपर बैठे कमरों में से अभी तक एक भी बोली नहीं आई थी। अंत में ऊपर मौजूद कमरों में से एक में से आवाज़ आती है, 200 सनस्टोन। यह आवाज़ कमरे नंबर 499 से आई थी। वह इस लड़की को पहली बार देखकर ही अपना मन बना लेता है, लेकिन उसके इतना कहते ही ऊपरी कक्षों में ही जंग शुरू हो जाती है। अंत में बोली 510 सनस्टोन्स पर पहुंच जाती है। तो 500 सनस्टोन्स 1, 500 सनस्टोन्स 2, 500 सनस्टोन तक वह व्यक्ति अपनी बात पूरी कर हथौड़ा ठोक पाता, उससे पहले ही एक और आवाज़ आती है, 1000 सनस्टोन। जब सभी लोग इस आवाज़ को सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। 1000 सनस्टोन किसी लड़की के लिए यह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही कामुक नहीं है। रूबी जब उस आवाज़ को सुनती है तो वह थोड़ी हैरान हो जाती है। वहीं पर वह लड़का भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह आवाज़ जय की थी। वह लड़का रूबी से कहता है, क्या ये लड़का इस तरह का आदमी है? क्या हमने इसके बारे में गलत सोचा था? लेकिन एक योद्धा इस तरह का कैसे हो सकता है, खासकर उसके जितना ताकतवर? रूबी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर वह कहती है, हम लोग बाद में पता करेंगे। और जय इस तरह से उस लड़की को खरीद लेता है। इस ट्रांजैक्शन के बाद वह लड़की जय के कमरे में पहुंचा दी जाती है।
उसके शरीर पर बंधी जंजीरों को भी निकाल लिया जाता है। वह लड़की बहुत ही डरी हुई थी और जय की तरफ देख रही थी। जय उसे इस हालत में देखकर अपना माथा हिलाता है और अफसोस जताते हुए कहता है, ये लो, इस पिल को खा लो, तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। जय की बात सुनकर भी वह लड़की अपनी जगह से हिलती नहीं है। तब जय थोड़े गुस्से में कहता है तो वह लड़की चुपचाप उस पिल को खा लेती है और उसकी इतने दिनों की थकावट और चोटें ठीक हो जाती हैं। वह जिज्ञासु नजरों से जय की तरफ देखती है। जय उससे कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम्हें आज़ाद कराया था। अब तुम बैठ सकती हो। मुझे बस तुम्हारे ब्लड एसेंस की एक बूंद चाहिए, फिर तुम आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हें सुरक्षित इस जगह से बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ बस। वह इतना कहता है और अपना हाथ लहराता है। इससे उसके ऊपर बनी सारी फॉर्मेशंस टूट जाती हैं और उसकी कल्टीवेशन जो कि वीर स्तर पर थी लौट आती है। वह भी जय की तरफ देखकर हैरान हो जाती है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 412। वह फॉक्स गर्ल जो कि डरी हुई थी जय को उसकी फॉर्मेशन हटाते हुए देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वह जय की तरफ गंभीर निगाहों से देखती है, मानो कि यह जानने की कोशिश कर रही हो कि वह उसके साथ खेल तो नहीं कर रहा है। लेकिन जय ने उसे शुरुआत में ही उसका मकसद बता दिया था, इसलिए वह उसे बस बैठने की बोलकर उस पर से ध्यान हटा लेता है। बाकी वह भाग जाएगी ये तो होना ही नहीं था। जय के हाथों से भागना, वो भी बिना अपनी डील पूरी किए, ऐसा संभव ही नहीं था। वह लड़की भी डरते हुए एक कुर्सी पर बैठ जाती है। जय कुछ सोचते हुए उस लड़की की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम फॉक्स ट्राइब की हो ना? वह लड़की अचानक से जय की आवाज़ सुनकर सहम सी जाती है और फीकी आवाज़ में हम करती है। फॉक्स ट्राइब का नाम सुनकर उसकी आंखें हल्की सी नम भी हो गई थी। जय ये देख लेता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, हर कोई अपनी जिंदगी का हीरो होता है। आज मैं तुमसे मिला और मैंने तुम्हें उनके शिकंजे से निकाला, ये किस्मत थी और इसका मतलब यह है कि तुम्हारी किस्मत यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। तुम्हारे पास आगे मौका है अपने आप को विकसित कर उन दुश्मनों से लड़ने का। जब वह फॉक्स गर्ल जय की बात सुनती है तो वह तुरंत अपनी निराशा को भूलकर जय की तरफ देखने लगती है। वह ऐसा महसूस कर रही थी मानो किसी देवता ने उसे अपना आशीर्वाद दिया हो। वह तुरंत जय के उस गंभीर चेहरे से आकर्षित हो जाती है। जय उसकी नज़रों को अपने ऊपर देखकर खांसता है और फिर कहता है, मैं तुम्हें इस जगह से सुरक्षित बाहर निकाल सकता हूँ और एक मौका दे सकता हूँ एक ताकतवर बनने के रास्ते पर चलने का। बस इससे आगे जो तुम हासिल करोगी उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं होगा और सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही होगा। उस सीनियर जिसने जय का स्पीयर रिफाइन किया था, उसने जय को 2 कल्टीवेशन तकनीक दी थी। वह उन तकनीकों को पढ़ता है तो पाता है कि दोनों की दोनों ही उसके किसी भी काम की नहीं है। इसलिए वह पहली वाली उस फॉक्स के लिए और दूसरी वाली को रीना के लिए रख लेता है। लेकिन जब रीना अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करती है तो उसके पास पहले से ही कल्टीवेशन मेथड आ जाता है। ऐसे में वह कल्टीवेशन मेथड व्यर्थ ही पड़ा था। उसकी मदद से एक योद्धा देव स्तर को पार कर सकता है। उसका असली लेवल तो जय को भी नहीं पता था, लेकिन गॉडफादर ने उसे बताया था कि वह महिला जो कि उसे मिली थी वह सुप्रीम हॉल की शाखा से होगी। बहरहाल वह लड़की जब जय की बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है। वह मन में अपने आप से ही सवाल कर रही थी कि क्या दुनिया में सच में इतना विनम्र और दयालु आदमी हो सकता है। जय आगे कहता है, तुम अपने फॉक्स रूप में बदल सकती हो ना? वह लड़की जय की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिलाती है। वह जय पर भरोसा करने लगी थी और उसका शुरुआती डर गायब हो गया था। जय अपने पास से एक हरित पत्थर की स्लिप निकालता है। उसने पहले ही इस जगह पर एक फॉर्मेशन बना दी थी, इस वजह से उस हरित पत्थर की स्लिप की आभा बाहर नहीं निकलती है। वह उस स्लिप को उस फॉक्स गर्ल के माथे से लगाता है और सारी जानकारी को उस फॉक्स के माथे में भेज देता है। जब वह लड़की उस जानकारी को पढ़ती है तो वह हैरान हो जाती है। जब वह उस कल्टीवेशन लेवल को विस्तार से जानती है तो वह पाती है कि देव स्तर के बाद भी लेवल होते हैं और वह उन पर पहुंच सकती है यदि वह इस कल्टीवेशन लेवल को सही से कल्टीवेट करे। वह इस चीज़ की अहमियत अच्छे से समझती थी। पूरे के पूरे पूर्वी महाद्वीप में केवल 7 ही देव स्तर के योद्धा हैं और इस स्तर का कल्टीवेशन मेथड पूरे के पूरे महाद्वीप को अव्यवस्था में डाल सकता है, लेकिन जय ने उसे यह आसानी से दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, वह कल्टीवेशन मेथड उसके लिए उपयुक्त है क्योंकि वह उसकी ब्लड लाइन में भी सुधार करेगा और उसे एक फॉक्स स्पिरिट भी प्रदान करेगा जो कि कम से कम 6 पूंछों वाला और ज़्यादा से ज़्यादा 9 पूंछों वाली होगी। वह तुरंत अपने घुटनों पर आ जाती है। वह कहती है, धन्यवाद यंग मास्टर, धन्यवाद, मैं आपके इस उपकार के लिए आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जय उसकी बात सुनता है तो उसे गौर से देखता है और फिर कहता है, तुम सच में मेरे लिए कुछ कर सकती हो। जब वह लड़की यह सुनती है तो वह अचानक से स्तब्ध रह जाती है। वह जय की नज़रों को अपने ऊपर देखती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह तुरंत अपने ऊपरी वस्त्र को ढीला करते हुए कहती है, जरूर यंग मास्टर।
जय जब देखता है कि वह लड़की अपने कपड़ों को उतारने में लग गई है तो वह तुरंत उसे रोकता है और उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है, बेवकूफ़ लड़की, क्या कर रही हो? मैं तुमसे इस काम की नहीं कह रहा था। जब वह लड़की यह सुनती है तो उसका चेहरा और भी लाल हो जाता है और तुरंत माफ़ी मांगने लगती है। उसे उसकी माँ ने सिखाया था कि एक मर्द को सबसे ज़्यादा यही चाहिए होती है अगर उनसे मदद पानी है तो। जय उसके सर पर मारते हुए कहता है, इन फालतू ख्यालों से बाहर निकलकर अपने कल्टीवेशन पर गौर करो। मैं तो तुम्हें फॉक्स में बदलने के लिए कह रहा था। वह लड़की पहले तो हैरान होती है, फिर बिना किसी भी संदेह के वह एक फॉक्स में बदल जाती है। उसका भी वही पसंदीदा रूप था और इस रूप में वह पिछले कई दिनों से नहीं गई थी, इस वजह से तुरंत उस रूप में बदल जाती है। जय उस प्यारी सी लोमड़ी को देखता है जो कि काफ़ी छोटी थी। वह कहता है, तुम इस रूप में बड़ी क्यूट लग रही हो। अगर यंग मास्टर को पसंद है तो मैं आज के बाद आपके लिए इसी रूप में रहूंगी। वह लोमड़ी जवाब देती है। वह अब तक जय के लिए पूरी तरह से लॉयल हो चुकी थी। जय उसे उठाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। इसके बाद वह उसे अपनी गोद में रखता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। उसे नहीं पता था कि उसकी इस हरकत से उस फॉक्स का चेहरा लाल हो गया है। वह मन ही मन सोच रही थी, इस तरह एक फॉक्स गर्ल को केवल उसका पति ही ट्रीट कर सकता है। यंग मास्टर ने अनजाने में ही मुझे इस तरह ट्रीट किया है। अब मैं किसी से भी शादी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं यंग मास्टर के अलावा किसी से भी शादी नहीं करने वाली हूँ। जय को नहीं पता था कि अनजाने में ही उसकी आज की हरकत उसकी कितनी मदद करने वाली है और इस फॉक्स गर्ल की, जो कि क्यूट और बिना किसी भी खतरे के दिख रही है, वह आगे चलकर उसकी कितनी बड़ी साथी साबित होगी। इस फॉक्स के पास एक अमर किस्मत थी। बहरहाल वह नीलामी जारी रहती है और अगले किसी भी सामान में जय को दिलचस्पी नहीं आती है। वह एक सिक्के को खरीदता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। कोई भी उस पर धन बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह आसानी से उसे प्राप्त कर लेता है। वह इस वक्त अपने उस कैबिन में उस सिक्के को ही देख रहा था। उस सिक्के पर एक निशान बना हुआ था। इस निशान को जय ने पहले कहीं न कहीं तो देखा था। वह ये सोचकर अपने दिमाग पर जोर डालने लगता है। उसने इस सिक्के को खरीदा भी इसलिए था। इस सिक्के को गॉडली आयरन से ही बनाया गया था। वह अपने दिमाग पर जोर डालता है, तभी उसे याद आता है। वह जब डार्क ड्रैगन फोर्स के तीसरे अड्डे को लूट रहा था तब उनके मुखिया की स्टोरेज रिंग से उसे एक बॉक्स मिला था जो कि खुल नहीं रहा था और उस पर भी यही निशान बना हुआ था। वह तुरंत अपने पास से उस बॉक्स को निकालता है और देखता है तो वह पाता है कि सच में यही बात है। लेकिन वह अपने आगे कुछ भी करने की चाहत को रोकता है और जब यहाँ से निकल जाएगा तब सच कुछ संभालने की तय करता है। अब उसका मकसद केवल कुछ ही चीज़ें बची थी, जिनमें सबसे ज़रूरी वह 10,000 साल पुरानी रक्तबूटी थी। उसे इस चीज़ के लिए ही अब तक इस जगह पर रुकना पड़ रहा था। इस वक्त वह बूढ़ा आदमी कहता है, अब आप लोगों के सामने पेश है किंग स्तर की मूवमेंट तकनीक। ये तकनीक जब पूरी तरह से कल्टीवेट कर ली जाती है तो एक व्यक्ति की छाया तक गायब हो सकता है और वह दूसरी की छायाओं में गायब हो सकता है। उसे न केवल अतुलनीय गति मिलेगी बल्कि छुपने की एक गहरी काबिलियत भी मिलेगी। ये तकनीक आप लोगों की उन परिस्थितियों में मदद कर सकती है जब आप बुरी तरह से फंस चुके हों। वह बूढ़ा आदमी उस तकनीक के गुणगान करता रहता है और अंत में उस तकनीक की शुरुआती कीमत 1000 सनस्टोन सेट कर देता है। उस कीमत के शुरू होते ही, पलक झपकते ही उस तकनीक की कीमत 9000 सनस्टोन्स पर पहुंच जाती है और जो कि रुकती है नहीं, जल्दी ही वह 10,000 की सीमा को पार आगे बढ़ जाती है और बढ़ रही थी। इस बोली में हिस्सा लेने वाले ज़्यादा ताकतवर लोग नहीं थे बल्कि वे सभी थे जिन्हें पता था कि वे उस रक्तबूटी पर हाथ नहीं साफ कर सकते हैं। वे कुछ ना कुछ कीमती तो ले जाना ही चाहते थे। जब 15,500 सनस्टोन्स पर बोली पहुंचती है तो फिर जिस व्यक्ति ने बोली लगाई थी वह खुश हो जाता है क्योंकि उससे ज़्यादा बोली कोई भी नहीं लगा रहा था। लेकिन तभी आवाज़ आती है, 16,000 सनस्टोन्स। यह आवाज़ किसी भी VIP चैम्बर से नहीं आई थी बल्कि नीचे खड़े साधारण लोगों में से आई थी। उनमें मौजूद एक काले कपड़ों से ढका हुआ व्यक्ति इस आवाज़ का जिम्मेदार था। कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन ऊपर जय उस व्यक्ति को पहचान लेता है। वह स्टेज की तरफ देखता है और कहता है, सच में इस नीलामी घर के लोग बहुत ही कमीने हैं। जब वह लोमड़ी अपने यंग मास्टर की बात सुनती है तो वह भी हाँ में सर हिलाने लगती है। जय उसकी हरकत को देखता है तो हंसने लगता है। वह उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, तुम गुस्सा होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में हर कोई कमज़ोरों का फ़ायदा उठाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है यंग मास्टर, आप तो नहीं उठा रहे हो। वह लोमड़ी कहती है। इस बार उसकी आवाज़ में बचपना वापस आ गया था। ये देखकर जय मुस्कुरा देता है, फिर कहता है, अच्छा तो फिर अभी यंग मास्टर क्या कर रहे हैं? जब वह लोमड़ी यह सुनता है तो उसका चेहरा हल्का सा गुलाबी हो जाता है और वह अपना चेहरा छुपा लेती है। उसकी यह हरकत जय को बहुत ही प्यारी लगती है। वह पूछता है, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दृष्टि है।
वह लोमड़ी कहती है। जय उसके सर पर हाथ फेरता है और आगे कुछ भी नहीं कहता है। इस वक्त स्टेज पर जब उस तकनीक की नीलामी हो जाती है तो वह बूढ़ा आदमी कहता है, तो दोस्तों इस वक्त समय आ गया है इस नीलामी के दूसरे सबसे जरूरी सामान की नीलामी का। ये सामान हमारी टीम को एक पुरानी जगह पर मिला था जहां पर अभी केवल खंडहर ही बचे हुए थे। यह एक अधूरी चीज़ है। यह एक रक्त तकनीक है जो कि 3 हिस्सों में है। हमारे पास केवल एक ही हिस्सा है और अगर आप में से कोई भी बाकी के 2 हिस्से हासिल कर इस हिस्से से मिला लेता है तो आप एक स्तर 7 की रक्त तकनीक को पा सकेंगे। ये भले ही टुकड़ा होगा लेकिन जिसके पास खंड होंगे उनके लिए इसकी कीमत कहीं ज़्यादा होगी। इस चीज़ की नीलामी की कीमत हम 500 सनस्टोन से शुरू करेंगे। वह इतना कहता है और नीलामी शुरू कर देता है। जय भी उस तकनीक के टुकड़े को देखकर हैरान हो जाता है। उस चीज़ में ज़्यादातर लोग दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने उसके बाकी के 2 टुकड़ों के बारे में सुना तक नहीं था। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 413। अभी तक हमने देखा कि जय को नीलामी में उस रक्त तकनीक का एक हिस्सा दिख गया था। वह इस चीज़ को देखकर हैरान हो जाता है। उसे शुरुआत से ही पता था कि उस तकनीक के 3 हिस्से इसी जंगल में होने चाहिए। सौभाग्य से एक हिस्सा आज इस नीलामी घर में नीलाम किया जा रहा है। वह उत्साहित तो था लेकिन अपने इस उत्साह को दिखाता नहीं है बल्कि शांति से अपनी जगह पर बैठा रहता है। पूरे हॉल में कोई भी उस चीज़ में खास रुचि नहीं ले रहा था। इसके पीछे यह वजह थी कि इतनी छोटी सी चीज़ के लिए खर्चा करना किसी को भी सही नहीं लग रहा था। नीलामी घर ने भी यह सोच रखा था। उसके इस चीज़ को सामने लाने के पीछे भी अपने कारण थे। अगर कोई व्यक्ति इस तकनीक के लिए बोली लगाता है तो फिर इस चीज़ से यह साबित होगा कि उस व्यक्ति के पास उस तकनीक का कोई हिस्सा है। इस तकनीक के 2 हिस्सों से जो तकनीक मिलेगी वह कम से कम एक एम्परर स्तर की रक्त तकनीक होगी और इस स्तर पर भी किसी दल की ताकत को पूरे एक स्तर से बढ़ाया जा सकता है। अगर ब्लैक वाटर सिटी उस दूसरे हिस्से को हासिल कर लेती है तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी आप खुद ही सोच सकते हैं। जहां पर पूरे जंगल में केवल 3 ही एम्परर में है जिनकी ताकत लगभग बराबर है। अगर किसी एक के पास भी हल्की सी भी ताकत का विकास होता है तो आप होने वाली हलचल को आसानी से महसूस कर सकते हैं। जय भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। इस वजह से वह उस तकनीक पर सबसे अंत में बोली लगाने वाला था और उसने इसके लिए पहले ही अपना रास्ता बना लिया था। वह बस इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद पूरे हॉल में एक आवाज़ आती है। यह आवाज़ कमरा नंबर 499 से आई थी। वह अपनी पहली बोली दर्ज करता है। उसने सोचा था कि अगर कोई भी इसे नहीं ले रहा है तो क्यों ना वह कमरे में मौजूद लड़कियों के सामने दिखावा ही कर ले। इस कारण वह 500 सनस्टोन्स की बोली लगाता है। वह कमरा नंबर 500 की तरफ देखता है। उसकी आंख में गुस्सा साफ था। कमरा नंबर 500 में से आवाज़ आती है, ये चीज़ किसी खास योद्धा के द्वारा पीछे छोड़ी गई थी और मैं एक बिगड़े हुए लड़के के हाथ में इस चीज़ को नहीं जाने देना चाहता जो कि अपनी रक्षा भी ना कर सके। 550 सनस्टोन्स। इस आवाज़ को सुनकर पूरे के पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। किसी की भी समझ नहीं आ रहा था कि इस व्यक्ति में इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है जो कि वह इस स्लेयर टैंक दल के यंग मास्टर से भी पंगा ले सकता है और केवल उसे नाराज करने के लिए धन बर्बाद करे। उस स्टेज पर मौजूद बूढ़े आदमी की आंखों में भी चमक आती है। उसे लगा था कि अगर ये व्यक्ति बोली बढ़ाता है तो फिर पक्का इसी पर दूसरा टुकड़ा मौजूद होगा। इस वजह से वह इस तरफ और भी ध्यान देने लगता है। कुछ देर बाद उस कमरा नंबर 499 से आवाज़ आती है, कम से कम मैं उन लोगों से तो सही हूँ जो कि केवल अपना चेहरा छुपाकर घूमते हैं। 600 सनस्टोन्स। यंग मास्टर सच कह रहे हैं, कम से कम आप मुझसे बेहतर तो हैं क्योंकि आप इस तरह सबके सामने थप्पड़ खाने के बाद भी इस तरह घमंड दिखा सकते हैं। मैं सच में आपकी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। मैं 650 सनस्टोन्स तक कीमत बढ़ा रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आप दे सकते हैं तो ये चीज़ आपकी हुई। वैसे भी इसका कोई ज़्यादा उपयोग है नहीं, मैं आपको नाराज़ क्यों करूँगा। जय के ये शब्द सभी को अपनी हंसी को काबू करने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि वे चाहकर भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे थे। वह लड़का जो कि उस कैबिन में था बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि अगर अब उसने बोली बढ़ाई तो वही बदनाम होगा। इस वजह से वह पीछे हट जाता है और वह रक्त तकनीक जय पर चली जाती है। साथ ही उस बुरे आदमी का शक भी दूर हो जाता है कि वह तकनीक जय के पास है। अगर किसी के पास दूसरा नहीं है तो वह भी उम्मीद को त्याग देता है और उस टुकड़े को आखिरी बार देखता है और फिर उसे जय के कमरे में भिजवा देता है। वह लोमड़ी जो कि जय की गोद में बैठी हुई थी ये देखती है और कहती है, यंग मास्टर आपके पास एक और टुकड़ा है ना। जब जय उसकी बात सुनता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपकी आंखों में शैतानी देखी थी, वह लोमड़ी एक हंसी के साथ कहती है। जय ये देखकर थोड़ा खुश हो जाता है। उसे कम से कम ये जानकर राहत मिली थी कि अब वह डरी और सहमी हुई नहीं है। इस वक्त जय इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उसने भविष्य की एक महारानी को बचाया है।
यह महारानी भविष्य में पूरे के पूरे डेमनिक बीस्ट दल पर राज करेगी, इस दुनिया में अपना एक नाम बनाएगी और तो और उसकी किन परिस्थितियों में मदद करेगी। लेकिन ये तो भविष्य की बातें हैं, फिलहाल तो वह बस एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे जय को छोड़ने से पहले बहुत कुछ सिखाना होगा। वह कहता है, दृष्टि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करने लगी हो कि मैं तुम्हें कुछ करूँगा नहीं। अगर यंग मास्टर को मुझे करना है तो वे कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी मेरी जिंदगी किसी के भी हाथ में जाकर खत्म ही होनी थी या फिर मौत से बदतर होनी थी। उन पलों के लिए जिनमें यंग मास्टर ने मुझे प्यार से ट्रीट किया वे मेरे लिए काफ़ी हैं। दृष्टि कहती है। जब जय ये सुनता है तो वह कहता है, दृष्टि हमेशा ध्यान रखना, तुम्हारा प्यार और भरोसा दोनों ही सस्ता नहीं होता है। जिस पर भरोसा करो उस पर इतना करो कि वह चाहकर भी ना दे पाए, और जिससे प्यार करो उसके लिए दुनिया को एक बार में छोड़ दो। जब हम अपने भावों और फैसलों की इज्जत करते हैं तब हमारा मन साफ रहता है और हम आसानी से आगे बढ़ते हैं। कभी भी किसी के भावों के साथ नहीं खेलना चाहिए, और अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो उसे तुम्हारे भावों को प्रभावित करने से पहले अपनी ज़िंदगी से गायब कर दो। जब तक तुम किसी चीज़ को अपनाने के लिए तैयार ना हो तब तक उसके बारे में ना सोचो, और जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं उससे डरने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। कल्टीवेशन और हिम्मत दोनों भले ही अलग हों लेकिन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। हार और जीत एक चक्र होता है जिससे तुम्हें भविष्य में गुजरना होगा। इसलिए इस दुनिया से महसूस होने वाली भावनाएं कभी भी तुम्हारे फैसलों पर असर ना डालें। और हाँ, तुम्हारे फैसले ऐसे होने चाहिए जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा और पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें तुम्हारे फैसले से ना हटा पाए। जय ने उसे वे सारी सीखें एक बार में सिखाई थी जो कि गॉडफादर ने उसे पिछले 3 सालों में सिखाई थी। उसने उस लड़की को पहले तो केवल ब्लड एसेंस के लिए बचाया था, लेकिन वर्तमान में वह भी चाहता था कि वह आगे बड़ी चीज़ें हासिल करे। दृष्टि सारी बातों को पूरे ध्यान से सुनती है और कहती है, यंग मास्टर, मैं आपकी सारी सीखों को याद रखूंगी और एक दिन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी। जय उसकी इस बात पर कुछ जवाब नहीं देता है और बस मुस्कुराता है। नीचे अब केवल एक ही चीज़ बची हुई थी जो कि सभी के लिए जरूरी थी। ये चीज़ सभी अच्छी तरह से जानते थे। यह एक रक्तबूटी थी जो कि 10,000 साल पुरानी थी। अब यह नीलामी घर इतनी कीमती चीज़ की नीलामी क्यों कर रहा है, तो वह ये साफ पता चलता है क्योंकि ब्लैक वाटर नीलामी हाउस के सारे योद्धा एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्लैक वाटर वेव तकनीक है। इस वजह से उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सही से कहें तो फिर वे रक्तबूटी को इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। रक्तबूटी एक रक्त से जुड़ी हुई चीज़ थी और इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले उन्हें उस ब्लैक वाटर तकनीक को छोड़ना होगा जो भी किसी भी हाल में नहीं कर सकते थे। किसी को भी नहीं पता था कि लेकिन वह तकनीक देव रैंक पर पहुंचाने के काबिल है। दुनिया के सामने केवल उसके 2 ही चरण लाए जाते हैं, लेकिन असल में उसका तीसरा चरण भी है। ये तीसरा चरण केवल मुख्य परिवार को ही पता है और वे एक कसम खाते हैं कि वे इस कल्टीवेशन को दुनिया के सामने नहीं आने देंगे, जो कि साफ दर्शाता है कि वे उस कल्टीवेशन को मेथड कितना मानते थे। इस वजह से उनके परिवार के मुखिया ने इस रक्तबूटी के बदले कुछ चीज़ों का आदान प्रदान करना तय किया, और डार्क ड्रैगन हंट के रूप में उनके पास एक सुनहरा अवसर आ ही गया। उन्होंने इस रक्तबूटी को आज नीलामी में उतार ही दिया। वह बूढ़ा आदमी कहता है, इस आखिरी चीज़ की नीलामी कुछ अलग तरीके से होगी। आप सभी को एक यंत्र दिया जाएगा जो कि इस बोली में हिस्सा लेना चाहते हैं। वे किसी भी चीज़ की नीलामी कर सकते हैं जो कि मूल्यवान हो। हमारे मालिक इस बोली को सीधे देखेंगे और उन्हें जो भी पसंद आएगा वे उसी के साथ डील करेंगे। वहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोगों को ये पता था कि ऐसा ही होने वाला है। वे पहले से कोई न कोई मूल्यवान चीज़ लेकर आए थे। जल्दी ही जो इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले थे उनके पास सामान पहुंचा दिया जाता है। जय अपने पास सामान को टटोलता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखकर वह मन ही मन गॉडफादर से मदद मांगने लगता है। गॉडफादर उसकी बात सुनते हैं और उसके लिए एक फॉर्मेशन का डिज़ाइन बना देते हैं। ये फॉर्मेशन एक अटैकिंग फॉर्मेशन थी जो किसी भी फॉर्मेशन से जुड़ सकती थी और इसकी मदद से एक किंग स्तर के योद्धा को आसानी से मारा जा सकता था, और अगर संसाधनों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है तो फिर एक शुरुआती एम्पर स्तर के कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। बस एक घाटा है कि यह बहुत ही ज़्यादा संसाधन इस्तेमाल करती है। किसी हॉली लैंड या फिर सन अकेडमी जैसी संस्था को इसका उपयोग करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस तरह की फॉर्मेशन की ज़रूरत होती नहीं है। और यह ब्लैक वाटर नीलामी घर जिसके पास सबसे ज़्यादा संसाधन है, इस फॉर्मेशन को अगर लगातार इस्तेमाल करे तो वह अपनी सारी संपत्ति लगाकर इसका 10 बार इस्तेमाल करता है और 3 बार एक एम्परर को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे साफ होता है कि यह फॉर्मेशन भले ही वह ब्लैक वाटर सिटी को दे रहा है, लेकिन वह किसी भी मायने में उसकी ताकत को बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि आने वाले तूफान में खड़ा रहने के लिए उसे एक सहारा दे रहा है। वह अपना संदेश नीचे लिखता है और उसे भेज देता है। उसने केवल उस फॉर्मेशन के चरित्र लिखे थे, ना कि उसका डिज़ाइन लिखा था। इसी समय बाकी के योद्धा भी अपना अपना सामान भेजते हैं जो कि वे प्रदान करने के लिए तैयार थे।
जय अपनी कुर्सी पर बैठा इंतजार करने लगता है। दृष्टि उसके बेपरवाही को देखकर पूछती है, यंग मास्टर आपको कितना यकीन है कि यह शर्त आप ही जीतोगे? 100%। जय पूरे भरोसे के साथ कहता है। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 414। रक्तबूटी की नीलामी कुछ अलग अंदाज में होने वाली थी। जिन सभी ने इस बोली में हिस्सा लिया था उन दोनों के बीच की डील का पता केवल उस नीलामी घर के मालिक को ही पता था। वह अपने पास आए सारे के सारे संसाधनों को देखता है। वह जानता था कि भले ही ये सारे कितने भी लुभावने हों लेकिन वह उनमें से किसी एक के साथ ही चल सकता है। वह कमरा नंबर 500 से आए हुए उस कागज की तरफ देखता है। पिछली बार जब उसने उस फॉर्मेशन और पिल को देखा था तो उसे उम्मीद लग रही थी कि यह व्यक्ति उसके दिमाग को अच्छी तरह पढ़ सकता है। वह आने वाली स्थिति को देख सकता था। ये स्थिति पूरे के पूरे जंगल को केओस अव्यवस्था में डालने वाली है और उसकी ये खून पसीने की मेहनत से विकसित की गई ब्लैकवाटर सिटी भी इस चीज़ से बची नहीं रहेगी। इसलिए वह उस स्थिति के आने से पहले जितना हो सके सावधान और सतर्क होना चाहता था। वह जितनी हो सके अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था, खासकर डिफेंस के मामले में। उसका बेटा ये बात नहीं समझ सकता था लेकिन इसके पीछे की एक वजह वह भी था। वह इस सिटी को बचाना चाहता था ताकि वह अच्छी तरह से राज कर सके। अगर ये सिटी ही नहीं रहेगी तो फिर वह राज किस पर करेगा? वह उस कागज़ को देखता है और जब वह उसमें लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता है तो वह हैरान हो ही जाता है। वह उस फॉर्मेशन के बारे में सुनकर स्तब्ध रह जाता है। दरअसल यही चीज़ थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। वह हर एक चीज़ में काफ़ी सुधार कर चुका था, बस उसे एक चीज़ चाहिए थी जिसकी मदद से वह एक ही बार में इतना डर पैदा कर दे कि सामने वाले उस पर हमला करने की कोशिश ना करें। वह इस कमरा नंबर 500 में मौजूद व्यक्ति के प्रति जागरूक हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वह उसके दिमाग के साथ खेल रहा हो। उसके द्वारा बताए गए सामान को देखने के बाद उसे सारे के सारे फीके लगने लगते थे। वह अपना मन बनाता है और उस व्यक्ति से मिलने की तय करता है। ये फॉर्मेशन एक अटैकिंग फॉर्मेशन थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा संसाधन खाती थी। लेकिन उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने इतने सालों से नीलामी घर को चलाते हुए और आसपास के पुराने खंडहर से लूट करते हुए इतने संसाधन तो इकट्ठे कर लिए थे कि वह इस फॉर्मेशन की मदद से 5 एम्परर और 18 बार सामान्य उपयोग कर सकता था, जो कि उस स्थिति में सामने वाले के मन में खौफ भरने के लिए काफ़ी है। वह बिना किसी भी देरी के उस सौदे को तय करता है और किसी और की तरफ देखता भी नहीं है। वह बाकी लोगों का सामान वापस भेज देता है। वहीं पर इस वक्त नीचे स्टेज पर खड़ा वह बूढ़ा आदमी कहता है, आप सभी का इस नीलामी में आने के लिए धन्यवाद। इस रक्तबूटी का होने वाला मालिक चुना जा चुका है। आप सभी अब जा सकते हैं। जाने से पहले हमारे यहाँ की खास शराब ब्लैक वाटर शराब का आनंद लेना ना भूलें। जब कुछ खास व्यक्ति जो कि उसी रक्तबूटी के लिए आए थे ये सुनते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं। ब्लड किंग डार्वा पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सौदा जीतने वाला व्यक्ति कौन है ताकि मैं उससे मिलकर उसे अभिवादन दे सकूँ? इसी तरह ब्लैक विंड किंग क्लाइरिस पूछता है, जी हाँ, हम भी जानना चाहते हैं कि यह आखिर कौन है जो कि इस अच्छे सौदे को हमारे हाथों से छीन कर ले गया। अगर हम उसे जानते हों तो उसे हम मिलकर शुभकामनाएं देना चाहेंगे। ये 3 किंग जिनमें से तीसरा किंग गोल्डन रॉक किंग था पूरे के पूरे डेविस फॉरेस्ट के सबसे ताकतवर किंग्स थे जो कि किसी भी समूह से नहीं जुड़े हुए थे। ये तीनों के तीनों लूटमार और बहुत से काले कारनामों में थे। इनका नाम खौफ का भी नाम था। ऊपर से ये तीनों के तीनों शुभकामनाएं जताना चाहते थे, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि फ़ायदा दिखने पर अपने रक्त संबंधियों को भी ना छोड़ें। जय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इस सवाल से ही इस ब्लैक वाटर नीलामी घर की सोच का पता चलेगा। ये सूक्ष्म सोच वाला है या फिर उच्च सोच रखने वाला है। वह आराम से अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसे पता था कि यह सौदा उसी के साथ हुआ है, लेकिन सामने वाले की हरकत उसे किसी भी वक्त एक पकड़म पकड़ाई के खेल में डाल सकती है। वह बूढ़ा आदमी जो कि स्टेज पर था वह कहता है, मिस्टर, मुझे इस बारे में नहीं पता है और अगर पता भी होता तो नहीं बताता। इस सारे मामलों को केवल हमारे मास्टर ही जानते हैं। अगर आपको पूछना है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वह व्यक्ति भी अच्छी तरह से इन सभी लोगों के इरादों को समझ रहा था। अगर वह जानता तो कुछ फ़ायदों के बदले सूचना का आदान प्रदान कर सकता था, लेकिन इस तरह की नीलामी के बारे में केवल उनके मालिक को ही पता होता है। वह इस बात का अफसोस जताता है जो कि जय की नज़रों से छुपा नहीं होता है। वह ये देखकर इस नीलामी घर के मालिक के प्रति और भी जिज्ञासु हो जाता है। उसे लगा था कि उस व्यक्ति को पता है, फिर भी नहीं पता रहा, लेकिन उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि वह चंद फायदों के बदले इस नियम तक को बेच सकता था। वह इस नीलामी घर के मालिक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। वह उस लोमड़ी की तरफ देखता है और पूछता है, दृष्टि, तुम्हें इस जगह पर किसी ने कुछ करने की कोशिश तो नहीं की थी ना? नहीं यंग मास्टर, किसी ने भी मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस जगह पर नीलाम जो होने वाली थी
इस नीलामी घर के यंग मास्टर ने इस इरादे से एक हरकत को अंजाम दिया था, लेकिन वह उसके पापा द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। जब जय ये सुनता है तो वह समझ जाता है कि वह सही सोच रहा था। बहरहाल कुछ ही देर में उसके पास एक नौकरानी आती है जो कि उसे अपने पीछे आने को कहती है। वह उसके पीछे चल देता है। उस लड़की की नज़र लोमड़ी पर जाती है जो कि जय की गोद में थी। वह हैरान हो जाती है। इस व्यक्ति ने न सिर्फ उस लोमड़ी को कुछ नहीं किया था बल्कि उसकी शील्ड्स को भी हटा दिया। ये साफ दिखाता था कि वह कितना अजीब है। बहरहाल उसे इससे क्या लेना देना था। वह उसे अपने साथ उनके मास्टर के कमरे की तरफ ले जाती है। कमरे के बाहर पहुंचकर वह पूछती है, सर मास्टर अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जय उसकी तरफ अपना हाथ लहराता है और उसे जाने का इशारा कर देता है। इसके बाद वह कमरे का दरवाज़ा खोलता है और भीतर प्रवेश करता है। वह लोमड़ी उसके कंधे पर आराम कर रही थी। वह जब कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी नज़र दो लोगों पर पड़ती है। पहला तो एक मध्यम आयु का इंसान था और दूसरा एक युवा था। वह युवा वीर स्तर पर था और उसके शुरुआती चरण पर था। वह मध्यम आयु का इंसान जय उसके कल्टीवेशन तक को नहीं देख सकता था। जय ये जानकर हैरान हो जाता है। वह कहता है, सच में मिस्टर ब्लैक वाटर एम्परर अपनी प्रतिभा पर खरे उतरते हैं। सर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपको आपकी उस फॉर्मेशन पिल और मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। वह मध्यम आयु का व्यक्ति जय को अंदर आता हुआ देखता और अपनी जगह से खड़ा होकर उसका स्वागत करता है। उसकी इस हरकत से साफ जाहिर था कि उसने जो कहा था वह उसे दिल से कह रहा था। जय उसकी बात को सुनता है और जवाब देता है, ऐसी कोई भी बात नहीं सर, हम बस आपस में सौदा कर रहे थे। मैं आपको कुछ दूंगा और आप मुझे कुछ दूंगा। जब वह व्यक्ति यह सुनता है तो उसकी इज्जत जय के लिए और भी बढ़ जाती है। वह फिर कहता है, सर मैंने आपको यहाँ पर आपका सामान सौंपने के लिए बुलाया है और साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि क्या आपने जो फॉर्मेशन बताई है वह सच में उतनी काबिल है। वह इतना कहते हुए एक ताली बजाता है और उसके पास रक्तबूटी आ जाती है। वह उसे जय को दे देता है। जय उस रक्तबूटी को लेकर उसकी जांच करता है। सच में वह 10,000 साल पुरानी रक्तबूटी थी। जय उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और अपने पास से हरित पत्थर निकालकर उसे उस व्यक्ति की तरफ फेंक देता है। वह व्यक्ति उस हरित पत्थर को देखता है और उसमें अपने डिवाइन सेंस को भेजता है। जब वह उस फॉर्मेशन को देखता है तो वह सच में जितनी बताई गई थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। वह ये जानकर और भी खुश हो जाता है। वह अपने पास से एक काले रंग का टोकन निकालता है और उसे जय को देते हुए कहता है, सर ये ब्लैक वाटर टोकन है और इसकी मदद से आप बिना किसी भी रुकावट के इनर सिटी में आ सकते हो। जय ने इस टोकन के बारे में पहले ही सुन रखा था। वह उस टोकन को लेता है और सामने वाले व्यक्ति को अलविदा कहकर चल देता है। वह व्यक्ति भी जय को रोकने की कोशिश नहीं करता है। जय को वह खास तौर पर जानता नहीं था और वे केवल व्यापार कर रहे थे। वह सोच रहा था कि अगर वे जय के साथ संबंध बढ़ा लेते तो फिर उन्हें फ़ायदा हो सकता था, लेकिन अभी के लिए ये संभव नहीं था। वह कहता है, सारे लोगों से कह दो कि अगले दिन से इन्फॉर्मेशंस पर काम शुरू कर दो और ये बहुत ही रहस्यमय होना चाहिए। इस वजह से जो भी लोग इस्तेमाल करो वे सभी मुख्य परिवार के होने चाहिए और सबसे ज़रूरी वफादार होने चाहिए। उसे पता था कि इस जगह पर सभी फ़ायदे के लिए जीते हैं। ऐसे में उसने वफादारों की एक टुकड़ी बनाकर रखी थी। इस टुकड़ी पर वह आंख बंद कर भरोसा कर सकता था। ये टुकड़ी उसने खास रूप से अपने बेटे के लिए तैयार की थी। ये टुकड़ी उसकी आगे चलकर उसके नालायक बेटे को सही राह पर लाने में मदद कर सकती थी। साथ ही भविष्य में अगर उसे कुछ हो जाता है तो वह उसके बेटे को शासन करने में भी मदद कर सकती थी। इस टुकड़ी के सभी व्यक्ति महावीर स्तर से ऊपर थे और 7 से लेकर 9 व्यक्ति किंग स्तर पर भी थे। जय इस सब से अनजान उस नीलामी घर से बाहर आ जाता है। इस बार वह अपने सारे मास्क को हटाकर एक साधारण व्यक्ति बनकर भीड़ में घुल जाता है और छुपकर बाहर आता है। उसे किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि सभी का ध्यान इस बात पर था कि सभी के निकल जाने के बाद भी कमरा नंबर 500 में मौजूद व्यक्ति बाहर नहीं आया है। इस बात से वे समझ गए थे कि उसी के नाम पर वह रक्तबूटी दर्ज है। वे सभी बाहर उसी के निकलने का इंतजार कर रहे थे। जय जब बाहर निकल रहा था तो वह उन लोगों की बेचैनी को महसूस कर सकता था। वह एक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाता है। बाहर लगभग 10 योद्धा इंतजार कर रहे थे। उनमें से 7 किंग स्तर पर थे और बाकी के 3 मृत्युवीर स्तर के पीक पर थे। जय बिना किसी भी बाधा के उस जगह से निकल जाता है। किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता है। उसे नहीं पता था, लेकिन इस वक्त कुछ लोगों की उस पर नज़र थी। वे चारों और कोई भी नहीं बल्कि ड्रैगन क्लैन के लोग थे। रूबी और वह लड़का जय को ध्यान से देख रहा था। जय ने उस लोमड़ी को पहले ही छुपा लिया था और उसकी सारी उपस्थिति को भी दबा दिया था। कोई भी किंग स्तर का योद्धा उसे महसूस नहीं कर सकता था।
जल्दी ही जय उस जगह से निकलकर उस गलियारे में पहुंच जाता है जहां पर वह होटल था। वह आज के दिन यहां पर रुककर अगले दिन यहां से निकलने वाला है। जब वह होटल में पहुंचता है तो वह आसपास किसी को भी नहीं देखता है, लेकिन इस वक्त वह पीछे से एक गुस्से वाली आभा को महसूस करता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में एपिसोड 415। जैसे ही जय होटल में प्रवेश करता है वह एक गुस्से वाली नज़रों को खुद पर महसूस करता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि यह नज़र रूबी की तरफ से आ रही हैं। वह उसे अचरज भरी नज़रों से देखता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि रूबी उससे गुस्सा हो रही है। तभी उसे ध्यान आता है और वह समझ जाता है। वह कहता है, मिस रूबी, आपको इस तरह गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पीठ पीछे से मैंने किसी चीज़ को चुरा लिया हो। रूबी जय की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। वह अब पहले के जितनी छोटी नहीं थी। जय जब उससे पहली बार मिला था तब वह 13 साल की बच्ची थी और जब वह अब उससे मिलता है तो वह एक 16-17 साल की लड़की थी। वह एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल गई थी। वह हूँ करते हुए निकल जाती है। जय की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। जय के पास उस लोमड़ी को ना देखकर वह और भी नाराज हो गई थी। उसे लगा था कि जय भी बाकी के लोगों की तरह ही उस लोमड़ी के साथ वो सब करके उसे मार देगा या फिर उसे किसी और को वापस बेच देगा। जय को भी अच्छी तरह पता था कि रूबी के मन में क्या चल रहा है। वह अपना माथा पीटता है। पास में खड़ा लड़का भी अभी असमंजस में था, क्योंकि अगर जैसा रूबी सोच रही है वैसा था तो जय अच्छा लड़का नहीं हो सकता था। जय अपने पास से उस लोमड़ी को निकालता है और उससे कहता है, अभी तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जय के शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान जय पर आ जाता है। रूबी भी जय की तरफ देखती है तो वह पाती है कि वह जय के कंधे पर एक लोमड़ी बड़े आराम से बैठी थी। वह किसी भी तरह की चिंता या फिर डर में नहीं थी। वह जय के कंधे से उतरती है और जमीन पर आकर अपने इंसानी रूप में आ जाती है। जय ने पहले ही उसकी आभा को छुपा दिया था, जिस वजह से किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलता है। जब रूबी उस लोमड़ी को देखती है तो वह थोड़ी सी शांत होती है। कम से कम जय उन लोगों जैसा तो नहीं है। वह फिर उस लोमड़ी को कहते हुए सुनती है, मिस, आपको यंग मास्टर को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे आज़ाद किया था और मेरी कल्टीवेशन को भी अनशील किया है। वे उन बुरे लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें बस मेरे ब्लड एसेंस की एक बूंद की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। जब रूबी यह सुनती है तो वह राहत की सांस लेती है। कम से कम उसका रक्षक बुरा व्यक्ति तो नहीं है। जय उसके भावों को बदलते हुए देखता है तो वह पूछता है, वैसे मिस, मैंने केवल एक बार आपकी जान बचाई थी और उसके बाद हम मिले भी नहीं है, तो फिर आप ऐसे? जय पूछने वाला था लेकिन फिर वह अपने आप को रोक लेता है। उसका ये पूछना सही नहीं था, क्योंकि सामने वाले के भावों पर उसका कोई भी अधिकार नहीं था। रूबी का चेहरा हल्का सा लाल हो जाता है, लेकिन वह तुरंत ही अपने आप को संभाल लेती है। वह कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा रक्षक एक बुरा इंसान निकले। चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रूबी कहती है। बाकी के लोग भी सहमति में अपना सर हिलाते हैं। जय उनकी बात सुनकर रुकता है और कहता है, मेरे हिसाब में हमें एक दिन और इंतजार करना चाहिए। इस समय पूरे किंगस्टर के योद्धा बाहर इंतजार कर रहे होंगे और वे हर उस व्यक्ति पर हमला करने वाले हैं जो कि इस नीलामी में हिस्सा लिए थे। वे सभी के सभी अगले 2 दिनों तक सारे लोगों को लूटने पर ध्यान देंगे। ऐसे में होने वाले अव्यवस्था का फायदा उठाकर हम निकल सकते हैं। ऑफ कोर्स ये बात सिर्फ मेरे लिए है। ड्रैगन क्लैन के योद्धाओं की ताकत का मैं अनुमान नहीं लगा सकता हूँ। जय के अंतिम शब्दों को सुनकर वहां पर मौजूद चारों के चारों हैरान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि जय को कब उनके बारे में पता चला, लेकिन इतना जरूर पक्का था कि जय तुक्के तो नहीं लगा रहा था। वह बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, सच में मिस्टर जय, आप बहुत ही तेज हैं। लेकिन हमारा आपसे छुपाने का कोई भी इरादा नहीं था, बस आपको बताया नहीं, और हम सच में आपके बहुत ही आभारी हैं कि आपने उस वक्त हमारी यंग मिस को बचाया। जय उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, सीनियर, आपको इस तरह चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस पक्का करना चाहता था कि मेरा शक सही है या फिर नहीं। और अब जो कि यह शक सही निकला तो मेरे मन में एक सवाल था जिसका मैं जवाब चाहता हूँ। मिस्टर जय, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमारे बस में होगा तो मैं सही जवाब जरूर दूंगा, वह बूढ़ा आदमी कहता है। जय ये सुनकर पूछता है, मैं ये जानना चाहता था कि डार्क ड्रैगन और ड्रैगन क्लैन में कोई संबंध है या फिर नहीं है, और अगर संबंध है तो फिर डार्क ड्रैगन क्लैन से इतना अलग क्यों है? क्योंकि जब मैंने उसकी ब्लड लाइन को देखा था तो उसके रक्त में मौजूद कण एक ड्रैगन के रक्त में मौजूद कणों से पूरी तरह से भिन्न थे। क्या यंग फ्रैंक, तुम कह रहे हो तुमने डार्क ड्रैगन की ब्लड लाइन में झांका है? वह बूढ़ा आदमी जय की बात सुनकर हैरान हो जाता है। जय उसकी हैरानी को देखकर जवाब देते हुए कहता है, जी हाँ, मैं जब उस डार्क ड्रैगन फौज नाम की संस्था के साथ मुख्य जगहों को तबाह करने गया था तो वहाँ पर मुझे उनके ब्लड लाइन के योद्धा मिले थे।
वे सभी एक अलग ताकत से संचालित थे। साथ ही जब मैंने उस ब्लड लाइन में झांका तो फिर एक नियम के अलावा मुझे अलग कण मिले थे, जिनके बारे में मुझे उस वक्त जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने मास्टर से पूछा तो मुझे पता चला कि वे डेविल ब्लड के कण थे। इसलिए मैं बहुत ही जिज्ञासु हूँ कि अगर डार्क ड्रैगन क्लैन से है तो फिर उसकी ब्लड लाइन में डेविल ब्लड क्यों मिला हुआ है। साथ ही उसका तबाही नियम लॉ ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना भिन्न क्यों है। जय अपनी बात को पूरी करते हुए कहता है। जब वह लड़का ये सुनता है तो वह सबसे ज़्यादा हैरान होता है। उसके सामने खड़े लड़के ने केवल वीर स्तर पर होने के बाद डार्क ड्रैगन फोर्स के 7 अड्डों को ताबह कर दिया। ये सच में हैरानी की बात थी। वह बूढ़ा आदमी जो कि अपना संतुलन खो देता है अपने आप को संभालते हुए कहता है, इस बात को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। डार्क ड्रैगन का पिता हमारे ही ड्रैगन क्लैन से था, लेकिन वह एक बहुत ही निर्दयी व्यक्ति था। वह हमारे ड्रैगन क्लैन का 7वां सूबेदार था। जब उसे एक मिशन पर डेविल क्लैन की तबाही के लिए भेजा गया था तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और वह लड़की डेविल क्लैन की राजकुमारी थी। उसने ड्रैगन क्लैन से छुपकर उस लड़की से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनका एक बच्चा हुआ। ये बच्चा वैसे तो बहुत ही प्रतिभाशाली और टैलेंटेड था, लेकिन वह बहुत ही शैतानी ख्यालात वाला था और हमारा क्लैन उसकी वजह से बहुत ही असंतुलित हो रहा था। लेकिन क्लैन हेड अपने नाती के लिए प्यार की वजह से उसे कुछ नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन्होंने उस ड्रैगन को क्लैन से निकाल दिया। आज वह डार्क ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। वह न केवल अपनी माता के क्लैन की ताकतों को रखता है, बल्कि अपने पिता की ताकत का भी उत्तराधिकार उसे मिला है। अगर वह धर्म स्तर पर हो तब वह महाशक्ति स्तर के योद्धा को हरा सकता है। प्रतिभा के मामले में उससे बेहतर योद्धा मैंने कुछ ही देखे हैं। उसके बाद मैंने तुम्हें देखा है जो कि उसके जितना ताकतवर है, लेकिन तुम्हारी स्थिति भी कुछ उसी की तरह है। वह बूढ़ा आदमी इतना कहकर रुक जाता है। वह आगे बात को जारी नहीं रखता है। जय उस बूढ़े आदमी की बात को सुनकर समझ जाता है कि वह आगे नहीं बताना चाहता है, जिससे इतना साफ था कि उसके पिता और माता ड्रैगन क्लैन से तो कहीं ऊपर थे। वह अपना माथा हिलाता है और फिर कहता है, मुझे पता था। खैर, आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। जय धन्यवाद करते हुए कहता है। ये जानकारी मिलने के बाद वह अपने सबसे बड़े टारगेट, जिसको कि वह अगले 3 साल में हराने वाला था, के बारे में हल्का बहुत को जान गया था। इसके बाद वह बस एक दिन के लिए इस जगह पर था और फिर अगले दिन वह वापस से इंपीरियल सिटी के लिए निकलने वाला था। उसे पता था कि उसका यह वापसी का सफ़र आसान नहीं होने वाला है। चूंकि अभी नीलामी हुई थी तो जंगल में लूटमार की घटनाएं काफ़ी बढ़ने वाली थीं। ये तो अच्छा है कि उसका वास्तविक स्तर वीर रैंक का है, जिस वजह से वह किसी ताकतवर की नज़रों में नहीं आएगा। वह मुड़कर ऊपर जाने ही वाला होता है कि रूबी कहती है, मिस्टर जय, वो मेरी पिछली हरकत के लिए माफ़ करना। वह थोड़ी शर्माते हुए माफ़ी मांगती है। जय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम मुझे जय कह सकती हो और बदले में मैं तुम्हें रूबी पुकार सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी ना हो। जय की बात सुनकर रूबी तुरंत हाँ में अपना सर हिला देती है। वह कहती है, ठीक है, तो फिर जय कल हम यहाँ से निकलेंगे, आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। जय को पता था कि ड्रैगन क्लैन का निवास स्थान बहुत ही रहस्यमय है और वे डेमनिक फॉरेस्ट के किसी खुफिया जगह पर रहते हैं। वह मना करते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर एक आखिरी काम पूरा करके जाऊँगा। जय ये कहता है और वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। उसे एक आखिरी काम पूरा करना था। वह आखिरी काम क्या था आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं तो हास में ही बता देता हूँ। रीना के लिए उस हथियार को बनाना और अपना ब्रेक थ्रू करना। वह 20 स्तर के अंतिम चरण पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार था, साथ ही उसे महायोद्धा काया को भी एक्टिवेट करना था। ये सारी योजना बनाते हुए वह यहाँ पर आते समय जगहों को भी चुन चुका था। यहाँ से जाते ही उसे सबसे पहले उस स्टार कैचर संगठन में जाकर अपनी घमंडी मंगेतर को हराना था। इसके बाद उसे सन एकेडमी का टेस्ट देना था। वैसे भी रीना और वैशाली से बिछड़े उसे 1 महीना होने को आया था। वह उन्हें ज़्यादा इंतजार नहीं कराना चाहता था। वह कमरे में आता है, उसके पीछे ही वह लोमड़ी भी आती है। दृष्टि को देखकर जय अपना माथा हिलाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक और कमरा बुक कर दिया है, तुम जाकर उसमें आराम कर सकती है। लेकिन जय की बात सुनने के बाद भी वह लोमड़ी जाती नहीं है, बल्कि एक लोमड़ी में बदलकर बिस्तर पर बैठ जाती है। जय ने उसके लिए भी सोच लिया था। उसे पता था कि सन एकेडमी केवल इंसानी छात्रों को नहीं पढ़ाती है, बल्कि डेमनिक बीस्ट्स की भी एक एकेडमी है। इस वजह से वह अपना अगला कदम भी निर्धारित कर लेता है। वह दृष्टि को भी अपने साथ सन एकेडमी में दाखिला दिलाने वाला था। उसने दृष्टि की ब्लड लाइन पहले ही देख ली थी। वह एक उन्नत ब्लड लाइन थी और अभी वह उसे जो तकनीक देने वाला था उसकी मदद से वह तुरंत उस ब्लड लाइन को शुद्धता के क्रम में आगे बढ़ा सकती थी। जय ये सोचते हुए बिस्तर पर बैठता है और अपनी स्टोरेज रिंग से एक सिक्के को निकालता है। ये सिक्का साधारण था और उस पर आगे पीछे 2 चिन्ह बनाए हुए थे। पहला चिन्ह एक कमल का था और दूसरा चिन्ह एक तलवार का था।
वह जब गॉडफादर से इस चीज़ की जानकारी लेता है तो वे कहते हैं, बहुत समय पहले एक लॉर्ड स्वॉर्ड सेक्ट हुआ करता था, जो कि एक ताकतवर जानवरों की बाढ़ में तबाह हो गया था। यह उसी का एक सिक्का है। वह अपने पास से एक बॉक्स को भी निकालता है। उस बॉक्स पर भी ऐसा ही निशान बना हुआ था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।